तो आपके मुल्क की एक्सपोर्ट फिर कैसे बढ़ाई जाए, ये सवाल है ना। क्योंकि मुल्क जिस तरह के माशी हालात या माशी मामलात में फंस गया है, इनसे निकलने के लिए दो तो चीज़ें करना अहम है। एक ये कि एक्सपोर्ट बढ़ानी, दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट लेकर आना पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की पाक रुपी जो है वो डेप्रिशिएटिंग करेंसी है, और आपको पता है बैनुल-अक़वामी करेंसियाँ पाक रुपी के मुकाबले में बढ़ रही हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, या बढ़ गई अभी जितनी बढ़नी थी। अब रुक भी जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन काफ़ी इनमें हमने देखा है कि रुपी में डिप्रिसिएशन आई है उसकी वैल्यू में। तो इन्वेस्टमेंट का तो अब सिलसिला आप ख़त्म करें, उस पर तो बात ही मत करें। अब बात ये करें एक्सपोर्ट बढ़ाने की। एक्सपोर्ट अब आपके मुल्क में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे अगर आपकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि इंडिजिनसली तो आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, यानी आप खुद कफील तो किसी चीज़ में है नहीं। हाँ, बातें बड़ी बड़ी हैं कि मुल्क में वसाइल की कोई कमी नहीं है, वसाइल से माला माल वगैरह वगैरह, ये सब बातें, बातों पे तो जो बातों में आ जाते हैं उनको बातों में आप घेर लें। मैं तो आप लोगों की बातों में फंसने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना। मैं तो कॉन्क्रीट बात करूँगा, और जो इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है उसी पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो लगी हुई है इंडस्ट्री वही वैल्यू एडिशन करके आगे बेच सकती है। अब एक जो बहुत बड़ा शोर शराबा था कि जी हमारे यहाँ कॉटन बहुत होती है, चले कॉटन आपके पास बहुत होती है, अब रॉ कॉटन बाहर भेजेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, धागा बना के भेजेंगे तो भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, यार्न। अब ये कि अगर तो हम फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, यानी उसको बाकायदा हर स्टेप में लेकर जाते हैं और फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, टॉवल बनाते हैं, और कुछ चीज़ें बनाते हैं, निटेड फैब्रिक बनाते हैं, मर्ज़ी आपकी, आप जो बनाना चाहते हैं, हाँ उसमें आपको फ़ायदा होगा। ये तो आपकी प्राइमरी एक्सपोर्ट होगी टेक्सटाइल्स। फिर उसके बाद आप कहते थे एक दौर में कि आप लेदर में काफ़ी पैसा बना सकते हो, लेकिन अब लेदर की डिमांड तो है, हम तो खैर गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ तो खैर इतना ज़्यादा है नहीं, फिर भी सर्दियाँ तो होती हैं। अब कंट्री ज़्यादा होती हैं, कराची में या सूबा सिंध में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती। अब बात यह है कि जब आप जाएंगे अप कंट्री तो वहाँ पे डिमांड है, लेकिन लेदर अब एक्सपेंसिव इतना है कि मेरे ख्याल से लोकली तो उसे यहाँ पर तो इस्तेमाल करने वाले कम लोग हैं, उसको एक्सपोर्ट कर दें, आपको फ़ायदा होगा। अब और क्या एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट कर लें जी, कर लें कोई नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ले आएँ। अच्छा नहीं, पहले तो वो स्पोर्ट्स गुड्स का भी बड़ा आपने, सर्जिकल आइटम एंड स्पोर्ट्स गुड्स, उसका आप कहते हैं हम भेज देते हैं बाहर, फुटबॉल वगैरह बनाकर, फुटबॉल बनाया हुआ हमें, तो फुटबॉल बना के भेज देते हैं, बड़े खुश हैं जनाब हम फुटबॉल बेच रहे हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट्स भी हैं, ऐसे नहीं कि एक्सपोर्ट्स नहीं हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, बहुत सारी एक्सपोर्ट्स की गुंजाइश है अभी। बात कुछ ऐसी है कि भाईजान आप दूसरे ममालिक का भी तो देखें ना कि उनका एक्सपोर्ट का क्या मामला है। चले जर्मनी को उठा लें, जापान को उठा लें, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, चलो वो उठा लो। हम सबसे पहले तो ये समझ लेना कि मुकामी तौर पर हम एक्सपोर्ट करने से पहले ये देख लेना कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, फिर सरप्लस क्रिएट होगा, वो फिर एक्सपोर्ट होगा, है ना। तो सरप्लस क्रिएट करने के बारे में तो खैर बाद में सोचेंगे, अभी तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके तो दिखाओ ना पहले, फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ भी आते हैं, एक्सपोर्ट बूस्ट करने की तरफ। अब आगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, सपोर्ट तो मिले ना कहीं से। तो सबसे बड़ी जो आप समझ लें चंक ऑफ इंपोर्ट्स है, उसमें क्या क्या हो सकता है, तो एक जनरलाइज कर लेते हैं कि मादनी तेल यानी फॉसिल फ्यूल्स सबसे बड़ा पोर्शन समझ लें कि इंपोर्ट्स का है। फिल वक्त समझ लें, मेरी बात पर यकीन कर लें, चलें वक्ती तौर पर, मैं भी मफरूज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए। इंडिजिनसली क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स, आपके पास बहुत कम तेल के ज़खायर हैं, ठीक है, गैस के भी ज़खायर अब इतने ज़्यादा नहीं हैं, बाहर से मंगवानी पड़ रही है गैस। तो अब जब ये फॉसिल फ्यूल्स की बात हो गई, तो मादनी तेल की बात हो गई, तो यह हमारे पास अभी नहीं है, हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते, इंडिजिनसली ये कवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ड्रामा बंद करो आप प्लीज़, ये जो आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है ना कि हम वसाइल से माला माल और ये वो, ये अब बातें प्लीज़ आप प्लीज़ बंद कर दो हैं। अब ये आपका ड्रामा बंद हो जाना चाहिए, हो नहीं सकता ना, आप ड्रामे नहीं करो, आप साबित करो कि है, अभी तो नहीं है ना, होगा, कहीं छुपा हुआ है, कहीं हमें मिल नहीं रहा, वो एक अलग बात है। अभी आप सिर्फ ये बताओ कि अभी तेल के ज़खायर कितने हैं, अभी गैस के ज़खायर कितने हैं। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड हेड पे आ जाएं, चलें, फिर मेरी बात मान लें, फिर है
जिसे आप कहते हैं खुर्दनी तेल, एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल आपकी रिक्वायरमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की एडिबल ऑयल आप हर साल मंगवाते हैं। तो एडिबल ऑयल क्या आप इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये मैंने अगले दिन भी सवाल पूछा था, कितना प्रोड्यूस कर लेंगे? चलें, आप कितना प्रोड्यूस कर लेंगे ये बता दें मुझे। भाई बन रहा है ना, कॉर्न ऑयल बिक ही रहा है ना मार्केट में, आप कॉर्न ऑयल बना लो, भुट्टे से बनता है ना, बना लो आप। अच्छा, कितना बना सकते हो, क्या है? एक एस्टिमेशन बना के गवर्नमेंट हमें प्रेजेंट करे ना। देखें, आप अभी बोल रहे हैं हम इंपोर्ट्स रोक देंगे, आप इंपोर्ट्स रोक दो, हम मान लेते हैं आपकी बात। आप इंडिजिनसली प्रोड्यूस करके दिखा दो, खुर्दनी तेल आप इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर लो, एडिबल ऑयल, हम आपकी बात मान जाएंगे। अभी भी हमारी बात हो रही थी कल के प्रोग्राम में, बल्कि परसों के प्रोग्राम में, कि जी पाकिस्तान के अंदर अभी ये पोटेंशियल मौजूद है, हम ऑलिव ऑयल बना सकते हैं। बहुत बरकत वाली चीज़ है भाई जैतून, जैतून बड़ी बरकत वाली चीज़ है। उसका तेल भी निकालें आप, उससे ऑयल निकाल के कितना आप कवर कर सकते हैं आप। यार मेडिटेरेनियन के ऊपर कोई मुल्क तो हो नहीं जिसकी थोड़ी सी आबादी हो और आप लोग जैतून के तेल पे गुजारा कर लें। दूसरा होता है जैतून का तेल होता है बिल्कुल लाइट, और हमारे लोगों को हैवी खाने का शौक है, लेकिन आप जैतून का तेल कहते हैं सेहत के लिए अच्छा होता है, आप खाएं। मैं तो आपको मान कितना कितना प्रोड्यूस कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? नहीं। कहते हैं जनाब हम कॉटन का जो सीड होता है उससे भी ऑयल निकलता है, आप निकाल लें, मैंने मना नहीं किया आपको। तेल आप जिस चीज़ से आप तेल, सनफ्लावर कहते हैं, सूरजमुखी सनफ्लावर से तेल निकाल लें, कितना निकाल सकते हैं ये एक एस्टिमेशन एक बना के भेज दें, क्योंकि आपने सेव करना है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर आप इंडिजिनसली ऑयल को किसी तरह एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हो। हम तो आपको बोल रहे हैं ये बात, एडिबल ऑयल आप अपने मुल्क के अंदर बनाएं, आपकी बहुत बड़ी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, आपका ट्रेड गैप काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं? नहीं, चलो एक तरफ रख देते हैं। मुझे पता है ना आप लोग कर नहीं सकते हो, हाँ बोल सकते हो, आप बातें करवा लो आपसे, लेकिन आप कर नहीं सकते। चलो केमिकल्स में आ जाओ, मेरी बात नहीं मानो ना यार, मशीनरी एंड केमिकल। चलो पहले मशीनरी को पकड़ लेते हैं, फिर केमिकल पे आ जाते हैं। मशीनरी यानी फोर्जेस आपके पास मौजूद हैं, आप मशीनरी बना सकते हो। आप अपनी मशीन, आप बोल रहे हैं ना हम इंपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, यार कुत्तों का खाने से तो नहीं होगा ना? क्या कुत्तों का खाना मना कर दिया हमने, औरतों का मेकअप मना कर दिया, इससे तो आप इंपोर्ट कंट्रोल नहीं हो रही। अब आप ये बताओ ना, मैं हेड पे आया ना, आपको हेड बाय हेड चल रहा हूं, नहीं कर सकते। केमिकल भी नहीं कर सकते, आप कर लो अपने मुल्क के अंदर, आप प्रोड्यूस करके दिखा दो, मान लेंगे हम। आप प्रोड्यूस कर लो, प्रोड्यूस कर लो, आप केमिकल प्रोड्यूस कर लो। आप कहते हो हमारे मुल्क में हर चीज मौजूद है, आपके मुल्क में अगर हर चीज, हमारे मुल्क में अगर हर चीज मौजूद है तो कर लो प्रोड्यूस। 4 हेड तो मैंने आपको गिनवा दिए, विच कॉन्ट्रीब्यूट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इंपोर्ट। आप कर सकते नहीं हो। एक्सपोर्ट का मैंने आपको बता दिया, फिर भी जिद, समझ नहीं आती क्या बात है भाई। जिद नहीं करो ना, अगर आपसे एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ सकती, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकती, इंडिजिनसली आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब हमने दावत दी है जनाब जुबैर मोतीवाला साहब को, जो कि CEO TDEP हैं और इससे पहले भी अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं, ताजर सनतकार रहनुमा है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी जुबैर मोतीवाला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है वाज़े? बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जुबैर मोतीवाला साहब, मेरे जहन में जो सवाल अब एक पैदा हो रहा है वो ये है कि अब कहते हैं कि साहब पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स बूस्ट कर दे, और दूसरी अनरियलिस्टिक डिमांड ये है कि जी मुल्क के अंदर किसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। और उसके साथ साथ कहते हैं कि साहब हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें किसी तरीके से, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें ऐसी चीज़ों की जो कि सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में इंपोर्ट होती हैं। तो these two are impossible tasks, but boosting exports perhaps may be the most realistic that can happen. क्या कहते हैं आप? एक बात तो देखिए ये है कि जो आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की जब बात करते हैं तो आपको कुछ इकदाम करने पड़ते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें। जब आपकी कॉस्ट कम होगी तो आप आगे जो है ना उनको आप अपना माल जो है ना कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर आप, जब तक आप इन चीजों को नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं और हम गैस के रेट बढ़ा देते हैं। आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं और हम जीरो रेट के, जो टेक्सटाइल सबसे बड़ा सेक्टर है, जो 60% एक्सपोर्ट करता है, उसके ऊपर से जो जीरो रेट की जो कंसेशनरी रेट था उसको हम विड्रॉ करते हैं, जिससे आपका डबल प्राइस हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। हम आपसे कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं और हम इंटरेस्ट रेट को जो है ना 20% कर रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाएं और हम जो है ना आपके जो है ना रॉ मटेरियल की इंपोर्ट नहीं होने देंगे। तो ये मतलब मेरी बात एक समझ में ये नहीं आती
इन तमाम बातों को अगर आप देखें और इनकी ख्वाहिशात को देखें तो दोनों मैच नहीं करते। जहां तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री का ताल्लुक है, एक बात जो हमारे इस वक्त इंपोर्टर की हक में है वो ये है कि अब डॉलर का रेट बहुत ऊपर हो गया और उससे जो है ना कन्वर्जन के अंदर रुपये के अंदर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वो जो है ना थोड़ा सा वो फैक्टर है जिसको हम इनकैश कर सकते हैं, उसको हम बात कर सकते हैं। लेकिन पीछे से अगर ये इतना कॉस्ट नहीं बढ़ती तो शायद हम जो है ना बेहतर एक्सपोर्ट कर पाते और चला जाता। लेकिन अभी वो आपने जितना जो रुपया जो जितना गिरा है उससे ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, आपकी महंगाई हो गई है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो गया है, आपके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो लेबर का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है और हर चीज बढ़ रही है। इसमें जो ना मैं नहीं समझता कि इन हालात में एक दफा बैठकर स्टेक होल्डर्स के साथ जायजा लेकर कि भाई आप किस तरह बढ़ाना चाहते हैं, आपकी मुश्किलात क्या है। अगर मैं $2000 का मेरा पार्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता और मैं स्टेट बैंक के पास मुझे जाना पड़ता है, और पहले हमने स्टेट बैंक से हमको भाई 2-4 साल में कोई मीटिंग होती थी, अब तो मेरे ख्याल वीकली रोजाना की बुनियाद पे हमारी बात होती है कि ये इसका ये हो गया, उसको देख लें, इसका फलाना हो गया। मरीन टाइम मिनिस्ट्री को हम समझते ही नहीं थे, आज मरीन टाइम इंडस्ट्री के साथ हम बात कर रहे हैं कि शिपिंग और आपका जो है डिटेंशन चार्जेस को छोड़ दें, फलाना कर दें इसको। आप देखें ना, आप वहाँ बैठ के केपीटी की कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे ख्याल है मैं 5 साल पहले गया हूँ, फिर गए, उसके बाद वो मीटिंगें कर रहे हैं कि ये तो लोग मर जाएंगे। अब ये जो चीजें हैं ना, ये मतलब रिफ्लेक्टिव क्या है, आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, मेरे पास कोई कितनी कॉपीज पड़ी हैं ईमेल्स की जो फॉरेन बायर्स ने बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को लिखी हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें कि आप टाइमली डिलीवरी दे देंगे। आपके पास गैस के मसले हैं, आपके पास जो है ना इंपोर्ट के मसले हैं, आपके पास रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होगा, तो फिर हम आपसे कैसे माल कमिटमेंट क्या होगी। हम ये समझ नहीं आती कि हम कैसे आपके ऊपर भरोसा करें। जो आपको इस वक्त एक्सपोर्ट की कमी नजर आ रही है, अल्लाह ना करे मगर ये कायमी बुनियादों पर भी हो सकती है। वो इसलिए कि वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में से कुछ इंडिया को, कुछ बांग्लादेश से, खास करके जो टेक्सटाइल है। अगर इसको अगर आप देखें तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बैठकर तय करना जरूरी है। हम अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते, सच्ची बात ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। वी कांट, मीन देयर इज नो वे आउट। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते तो हमारा कोई चारा नहीं। अब आपका दूसरा जो सवाल था इंपोर्ट सब्सिडी, उसका मेरे पास फॉर्मूला है। देखिए, चाइना हमारा धीरे दोस्त है। जी। अभी देखिए फ्रेंडली कंट्रीज की जो बात हो रही है, उसमें चाइना इज परहैप्स द ओनली कंट्री हु रियली गिवन द मनी इन स्पाइट ऑफ not finalization of IMF agreement. That is the only country. हम उनके यहाँ से सबसे बड़ा इंपोर्ट भी करते हैं। 18 से $20 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं चाइना के साथ। हम एट प्रीमियर लेवल, प्राइम मिनिस्टर लेवल हम बात ये करें उनसे कि हर वो आइटम जो $500 मिलियन या इससे ज्यादा पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी डेफिनेट मार्केट $500 मिलियन की उस कमोडिटी की पाकिस्तान में है। जी। तो हम उनसे कह सकते हैं कि इसको आप यहाँ मैन्युफैक्चर करें, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। और दूसरा फायदा इसका ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकेंगे। तीसरा फायदा ये होगा कि ज्योग्राफिकल लिहाज से उस कमोडिटी की जो बायर्स उस एरिया में होंगे उनको यहाँ से चाइना एक्सपोर्ट भी करेगा, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसमें कम होगा। आपकी इजाजत से एक रियलिस्टिक सिनेरियो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, वही ड्रॉ करना चाह रहा था पहले। इशू ये कि सर हमारी सबसे बड़ी जो इंपोर्ट है, एक तरह से वो 3-4 आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की इंपोर्ट है, जिसके अंदर आपके ऑयल भी, ये पेट्रोल भी शामिल है, मादी तेल के अंदर आपकी गैस भी आप शामिल कर लेंगे, फ्यूल तो फिर भी काउंट होगा, वो डीजल है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल भी है। तो सर इसको तो इंडिजिनसली प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। सेकेंडली हमारी जो रिक्वायरमेंट है एडिबल ऑयल की है, क्योंकि तेल हम बहुत खाते हैं, सालन में भी तेल बहुत ज़्यादा डालते हैं। अब वो पाम ऑयल है सारा इंडिजिनसली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर कर भी लेते हैं बहुत छोटा है। केमिकल सर हमारी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं है, कहाँ से हम प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा या चौथे नंबर के ऊपर मशीनरी आती है, वो भी हमारे यहाँ नहीं होती। तो सर मैंने एक बड़ा चंक तो आपको बता दिया, इसको तो इंडिजिनसली रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। देखिए जी, मैंने कहा ही नहीं है कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है। हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इनमें से कोई भी आइटम नहीं है एक्सेप्ट मशीनरी, एक भी आइटम उसमें से नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो फॉसिल फ्यूल है ना, हम तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से करते हैं, गैस भी हम जो इंटरनेशनल मार्केट में कतर से कहीं और से लेते हैं, एडिबल ऑयल है या मलेशिया से लेते हैं, इनका कोई ताल्लुक। मेरा सजेशन जो है वो चाइना के साथ जो हमारा काम है, जिसके हम इंपोर्ट 18 से $20 बिलियन कर रहे हैं, उनमें से $10 से $12 बिलियन मेरी नजर में वो आइटमें हैं जो 500 मिलियन इससे ज्यादा पे हम करते हैं।
हम एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर हम ये बात करें कि पाकिस्तान मुश्किल में है और निकल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यही इंपोर्ट्स रही और थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट बढ़ भी गई तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे आप। ट्रेड अकाउंट डेफिसिट जो 15 बिलियन का है शायद उसको आप 12 कर लें, 11 कर लें। हर साल 12 बिलियन देखिए हम लेते हुए चले आ रहे थे। 3 बिलियन का था, फिर 4 का था, फिर 6 का था। जब आप यहाँ पहुंच गए तो अब आपके पास हाथ पांव आपके कट गए। अब तो आपके पास जो पैसे ही नहीं है, आप वो 12 बिलियन को शॉर्टफॉल को आप पूरा नहीं कर सकते। फ्रेंडली कंट्रीज कब तक देंगे? आपने अपने पांव पे खड़ा होना है। पाकिस्तान 220 मिलियन लोगों का मुल्क है। हम अगर नहीं वो देना चाह सर, उनमें से कुछ देना चाह रहे हैं कर सकते हैं सर, उनमें से कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उनकी जनरल रेपुटेशन, हमारी जनरल रेपुटेशन उनकी आंखों में ये है कि हम दगाबाज हैं, हम बेवफा हैं, हमने उनको माजी में भी धोखा दिया है। तो उनमें से बहुत सारों ने तो विड्रॉ कर लिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट का जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने हमारे पास से इसीलिए विड्रॉ किया। उन्होंने कहा यार आपने तो चीटिंग कर दी, आपने बोला हम भेज रहे हैं आपकी मदद के लिए लोगों को, आए नहीं। आपने पार्लियामान में, आपको याद होगा गरगाश साहब का बयान आया था, उन्होंने कहा बच्चू अब आगे, उसके माने ये थे कि बच्चू देख लेना अब आगे हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। चाइना के साथ जो एक हमारी ट्रेड रिलेशनशिप है उसके अंदर हम कोशिश कर सकते हैं कि गैप कम हो जाए और उसके ऊपर अगर हाई लेवल पर तहकीक की जाए, गुफ्तगू की जाए, डिस्कशन की जाए और फिर अमली इकदाम लिए जाएँ तो काफ़ी हद तक यहाँ बचत हो सकती है। तो सर मैं चाह रहा था इसको थोड़ा सा आप एलेबरेट भी कर दें, और साथ साथ मैं चाहूँगा कि एक कमेंट आपका लेना चाहूँगा कि ये सीपेक मंसूबा है जिसके ऊपर इतना नाच गाना पाकिस्तान में हुआ जितना अंजुमन ने कभी पंजाबी फिल्मों में नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट नील बटे नील आ रहा है, इतना टाइम क्यों इस पे ज़ाया किया गया? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीच में ये इसको स्लो डाउन हो गया था और हमारा $52 बिलियन का महीना है कि इसके ऊपर खर्च होंगे। अब जो है ना, इस वक्त जो पोजीशन है वो $25 बिलियन चाइना ने इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब बाकी के जो है ना 25-27 बिलियन डॉलर और डलने हैं। ऐसा नहीं कि उस पर कुछ काम नहीं हुआ। गवादर में बहुत काम हुआ है, जो आपकी सड़कें बनाने का काम है वो बहुत हुआ है। दुनिया में जब आपकी लॉजिस्टिक्स बन जाती है फिर ही कारोबार शुरू होता है। तो ये तो आप समझ लें कि एक सिल्क रोड बन रहा है जिसका हम हिस्सा हैं। और हमारे यहाँ से सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं है, ये जो सी पैक है, इट इज नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, इट इज फॉर चाइना। चाइना के वो शहर जो कि पोर्ट से 6-6 हजार किलोमीटर दूर हैं, उनको ये रास्ता जो है ना 1800 किलोमीटर के ऊपर, 1600 किलोमीटर के ऊपर मिल जाएगा। ये एक्चुअली जो है ना सारी प्रोग्रामिंग उनके हिसाब से है इससे। लेकिन हमको बहुत बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि हम चाइना की जो मंडी तक रसाई हमारी हो जाएगी। इसके बाद इसी रोड के जरिए हम सिल्क रूट के जरिए यूरोप को भी जो है ना पहुंचेंगे। ये लॉन्ग टर्म मंसूबा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब जैसे गवादर के अंदर जो ये आपका इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर मैं गया था और मैंने सारा उसको, मुझे बुलाया था, सब हमने उसको देखा। अब उसके अंदर बिजली नहीं है। अब आप मुझे बताएं वो बिजली क्या है? तो मतलब जनरेटर से हम बना रहे हैं, 50 रुपए पर यूनिट है। तो बोला भाई 20 रुपए की बिजली आप 50 रुपए यूनिट यहाँ कौन लगाएगा? मैंने उनसे एक बात कही जो शायद उनको वो नहीं लगी हो। मैंने कहा ऐसा करें कि पहले चाइनीज को लेके आए, यहाँ जब वो इंडस्ट्री लगाएंगे, वो चल रही होगी तो हमारे वाले लोगों को बुलाना नहीं पड़ता। फिर वो जो ना भेड़ चाल है, हमारे मुल्क इसी तरह का है कि कोई आदमी कोई काम कर रहा हो तो उसके पीछे 7 आदमी चले जाते हैं अपने। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।